इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं बच्चों। देखो, जब कभी भी तुम लोग एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हो, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और एक कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बन सकता है जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या फिर तो कम है या फिर तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं बताता हूँ बच्चों, दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स की मैं बात करूं तो दो तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। एक वो वैसे एटम्स के बीच में जिसके बीच में लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या फिर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, या फिर तो ऐसे दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पे दो एग्जांपल देख सकते हो। जब कभी भी तुम लोग कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम के बीच में, ऐसे एटम्स के बीच में बनाते हो जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बॉन्ड के सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि जितना स्ट्रेंथ इस एटम का है इलेक्ट्रॉन पुल करने का, उतना दूसरे एटम का भी है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये जो एटम्स हैं, जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं, जब कभी भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बॉन्ड के सेंटर में लोकेटेड होते हैं। कैन आई प्लीज रिपीट? मेरी आवाज सभी को साफ आ रही है बच्चों? यस यस सर। सर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है क्लास पे। ठीक है, मैं बता रहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड जब कभी भी बनता है तो दो तरीके से बन सकता है। एक ऐसे एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, और एक ऐसे एटम्स के बीच में जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जब कभी भी तुम लोग एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हो ऐसे एटम्स के बीच में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर है तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वैसे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है लगभग बीच में होता है, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एकदम सिमेट्रिकली सिचुएटेड होता है। और ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ना तो इस एटम पे मूव कर पाएगा ना तो इस एटम पे मूव कर पाएगा, एकदम बीच में लोकलाइज होता है। ठीक है, इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड। और बच्चों, जब कभी भी ऐसे दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाओगे जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी ज्यादा डिफरेंस है, जैसे तुम लोगों को पता होगा क्लोरीन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो अगर, तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बॉन्ड के बीच में नहीं सिचुएटेड होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा, क्योंकि उसकी आदत है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की। तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, और इस वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रॉन के क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बढ़ जाएगी। और बढ़ जाने की वजह से इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव। क्यों पार्शियल नेगेटिव में दे रहा हूँ इसको, कंप्लीट नेगेटिव क्यों दे रहा हूँ बच्चों? उसने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लिया है क्या क्लोरीन ने? नहीं सर। नो सर। थोड़ा सा अपनी तरफ पुल किया है, इसके लिए पार्शियल नेगेटिव। वेरएस हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव। यस, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से शिफ्ट हो गए क्लोरीन की तरफ। बच्चों, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर देखोगे तो चार्ज डेवलप हो गया है। ठीक है, जब कभी भी कोवलेंट बॉन्ड के अक्रॉस चार्ज डेवलप हो जाता है तो उस फेनोमेनन को बोलते हैं पोलराइजेशन, और ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात, पोलैरिटी क्या होती है? यस सर। यस सर। पोलार कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो चार्ज के सेपरेशन, जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड के अक्रॉस तुम लोग को चार्ज दिखाई दे, तो वैसे बॉन्ड को हम लोग को पोलार कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इस फेनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों, पोलराइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तभी हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, सेम एटम है, जैसे एच एच के बीच में था, वैसे ही अगर मैं सीएल सीएल बॉन्ड की बात करूं, तो बताओ बच्चों ये कौन से टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होगा? पोलार होगा कि नॉन नॉन पोलार होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलार होगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं आपस में इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इसकी वजह से ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलार टाइप का यहाँ पे भी था। एच आपस में जब बॉन्ड बना रहा था, एच खुद से जब बॉन्ड बना रहा था तो नॉन पोलार था। सीएल यार जब, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे ना?
नहीं होगा ना, क्यों होगा भाई? क्लोरीन जितना स्ट्रेंथ इसके अंदर है पुल करने का, उतना स्ट्रेंथ इसके अंदर भी है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक ओके है, सर। समझ में आ गई ना कि यहाँ पे पोलैरिटी 0 हो जा रही थी, क्यों यहाँ पे बॉन्ड 0 था। सबको समझ में आ गया होगा, राइट? तो बच्चों देखो, एक कोवैलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी तभी आई जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होता तो क्या ये पोलैरिटी आती? बताओ मुझे जरा। नो सर। तो ये जो पोलैरिटी आई है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आई है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से आई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर और शिफ्ट हो जाने की वजह से आई है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? एनी इफेक्ट और एनी प्रॉपर्टी दैट अराइजेज इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यू टू मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यही सेम चीज। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एनी इफेक्ट, एनी इफेक्ट। सर ये अभी आप लिख रहे हो, हम लोग तभी ही लिखे या आप बाद में टाइम दोगे लिखने के लिए? मैं टाइम दे दूंगा, मैं साथ में लिख लेना, इसकी मैं बाद में पीडीएफ जरूर दे दूंगा तुम लोगों को। तो इसका ठीक ठीक है पीडीएफ सर। आएगा। हाँ सर, पीडीएफ में से लिख लेना। तो वो तुम लोगों का काम है, जिसको अपनी एफिशिएंसी बनानी है। अच्छी बात ये होगी कि साथ में थोड़ा थोड़ा लिखा भी करो, कुछ जरूरत की चीजें, कि एक रनिंग नोट्स बन जाए कि तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है? सो हाँ सर। इफेक्ट दैट अराइजेस इन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे, तो सिर्फ मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट सॉरी ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर मतलब जो कोवेलेंट बनाने वक्त जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सच एन इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, पोलराइजेशन जो हुआ ऊपर, पोलराइजेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, कैन वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? यस सर। क्योंकि वो भी पोलराइजेशन जो हो रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुम लोग को बताया। एग्जाम्पल जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों हम लोग 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ट्राई करेंगे आज हम लोग कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ पाए। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जरूरी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इनका क्या एप्लीकेशन होता है, ये सारी कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो चलो देखें बच्चों। यस। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चारों मैं एनलिस्ट कर देता हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहला टाइप हो जाता है बच्चों तुम लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। फिर हम लोग देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये जो फर्स्ट 3 इफेक्ट हैं, पहले 3 जो है ये इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, इनको हम लोग परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। परमानेंट का स्पेलिंग देख लेना। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोला जाता है इनको। और ये जो है बच्चों, ये हो जाता है टेम्पररी
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थोड़ी देर के लिए अराइज होता है, जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब ये हो गया, जब तक वो मॉलिक्यूल रहेगा तब तक वो इफेक्ट भी उस मॉलिक्यूल के साथ रहेगा, जब तक वो मॉलिक्यूल को तोड़ ना दो या फिर किसी और चीज में ना कन्वर्ट कर दो तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जाएगा नहीं। क्या बात समझ में आ गई सभी को? टाइप्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों सभी को? चलो, अगर क्लियर होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं बच्चों? देखो, जब कभी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा कि मैं बताया था, और जब कभी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो तुम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव हो जाता था जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इस मूवमेंट के वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। ऐसा ही अगर तुम लोग के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में होता है, तो उसी को तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड whenever a covalent bond is formed between two atoms differing in their electronegativity value। ठीक है, तो कैसे इसको डिफाइन करूंगा मैं इंडक्टिव इफेक्ट को? सेम जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया HCl मॉलिक्यूल में, ऐसा ही सेम होता है अगर मेरे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो उसी इफेक्ट को मैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलूंगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को? देख लो बच्चों डेफिनेशन इसका, इट इज द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है पता है ना सभी को? क्या होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड, बताओ जरा। सर जब ऑर्बिटल एक्चुअली मतलब वेरी गुड। ओवरलैप करते एक्सियल ओवरलैपिंग से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ये बात सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ याद रखना बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन सिग्मा बॉन्ड, इट इज नेवर ऑब्जर्व्ड इन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट towards more electronegative atom bonded through the sigma covalent bond। तो जो भी सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके उसके तरफ को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाने की वजह से जो पोलराइजेशन अराइज होता है, जो पोलराइजेशन पैदा होता है, उस पोलराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उस तरह के पोलराइजेशन के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? एक बार डेफिनेशन रीड कर लो और बताओ जरा, कुछ प्रॉब्लम है तो इंडक्टिव इफेक्ट में, तो हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर नहीं है तो समझा सर। समझ में आ गया। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। इसको कभी कभी अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको समटाइम्स दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। ट्रांसमिशन इफेक्ट जेई वाले हो इसके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इतना सिग्निफिकेंट नाम नहीं है, जेई में थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अलग नाम से पूछ सकता है। तो ट्रांसमिशन इफेक्ट इज अनदर नेम फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो तुम लोगों को पता चल जाएगा फिर। जैसे कि समझ लेते हैं बच्चों, एक बॉन्ड बना हुआ है, कोई मुझे बता सकता है बच्चों ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये वाला, कौन से दो एटम के बीच में प्रेजेंट है? कार्बन और क्लोरीन। कार्बन कार्बन एंड क्लोरीन। यस, कार्बन और क्लोरीन। तो मेरे को बता सकते हो बच्चों कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। क्लोरीन। ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को डिस्प्लेस हो जाएंगे? क्लोरीन की तरह। क्लोरीन की तरफ से डिस्प्लेस हो जाएंगे, और क्लोरीन जो होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सही बात बोल रहा हूँ? और इस कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज।
राइट है? यस सर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया। बच्चों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को जा रहे हैं? क्लोरीन की तरफ ना। क्लोरीन। तो ऐसा एरो यूज करते हैं हम लोग। एरो का हेड हमेशा क्लोरीन को पॉइंट करना चाहिए। बच्चों देखो ये हेड जो है, मैंने एरो का हेड बीच में से, बॉन्ड के बीच में बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने एकदम बॉन्ड के टर्मिनल पोजीशन पे नहीं बनाया, ऐसे ही बनाना है तुम लोगों को। तो ये इस तरह से सिंबलाइज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसको डिनोट करने के लिए वी ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ एरो। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पोलैरिटी डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इसी पोलराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? यस यस सर। सर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। CH3Li, मिथाइल लिथियम। यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो मैं दिखा रहा हूँ वो किस दो एटम के बीच में प्रेजेंट है? कार्बन और लिथियम। कार्बन एंड लिथियम। लिथियम। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। कार्बन। लिथियम और कार्बन को कंपेयर करोगे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लिथियम एक मेटल है, मेटल होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और इस वजह से कार्बन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब मेरे को एरो का डायरेक्शन बता सकते हो बच्चों कैसा रहेगा? लेफ्ट Left लेफ्ट side. कार्बन की तरफ। ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा, राइट? ऐसा हो जाएगा। तो बताओ नेगेटिव किस पे, पॉजिटिव किस पे? डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे, डेल्टा कार्बन पॉजिटिव। नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो बच्चों तुम सर लोगों ने देखा, हाँ बोलो। मुझे क्वेश्चन है, कार्बन तो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो हम्म, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है और हाइड्रोजन की लगभग 2.2, 2.2 से थोड़ा सा ज्यादा ही होती है। तो ये होती है, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता। ओके सर। क्लियर होगी बात? मैंने इसके लिए यस। स्टार्टिंग में बोला था तुम लोगों को कि जब कभी भी ऐसे दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है जिसके बीच में बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो या फिर ना हो, तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। तो बहुत कम होना भी नॉन पोलर बॉन्ड बना देता है। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। बच्चों पहले केस में तुम लोग देखोगे तो Cl जो ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था। तो इसके लिए उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Cl जो है उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक मिनट, ये Cl जो ग्रुप है इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, इसके लिए इसको क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर तुम लोग बोल सकते हो बच्चों शॉर्ट में -I ग्रुप। माइनस मतलब नेगेटिव ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हमेशा हम लोग क्या, कौन सा ग्रुप बोलेंगे बच्चों? -I ग्रुप। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जैसे लिथियम, देखो उसने अपना इलेक्ट्रॉन जाने दिया, उसने तो नहीं लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं कौन सा ग्रुप बोलूंगा बच्चों बताओ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हो, बिल्कुल। या फिर तुम लोग प्लस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप। या फिर तुम लोग बोल सकते हो इसको +I ग्रुप। तो इफेक्ट दो तरीके का प्रोड्यूस होगा। +I इफेक्ट मेरे ऑर्गेनिक पार्ट पे, देखो बच्चों मेरा ऑर्गेनिक पार्ट तो मेरा कार्बन से स्टार्ट होता है, तो ऐसे कुछ ग्रुप हो सकते हैं जो मेरे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन में प्लस चार्ज जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर रहे थे। और ऐसे भी कुछ ग्रुप होते हैं जो मेरे ऑर्गेनिक पार्ट में नेगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं, वैसे ग्रुप्स को +I ग्रुप बोलते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट के भी दो टाइप्स बन गए ना यहाँ पे, एक वो जो +I इफेक्ट जनरेट करेंगे और एक वो जो -I इफेक्ट। बच्चों याद रखना -I ग्रुप हमेशा -I इफेक्ट जनरेट करवाते हैं, और +I ग्रुप जो होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस इफेक्ट को +I इफेक्ट बोलते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला टाइप होता है बच्चों, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं -I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या होता है बच्चों?
वो इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जो होता है माइनस आई ग्रुप इनिशिएट करते हैं. इट इज द इफेक्ट और इट इज द इंडक्टिव इफेक्ट दैट अराइजेस ड्यू टू माइनस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है. द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट arises due to minus I group is called minus I effect. क्लियर हो रही है बात सभी? यस. यस सर. यस. ऑल्सो बच्चों, तुम लोगों को कुछ पूछना हो या फिर कुछ आंसर जवाब देना हो तो अपने आप को अनम्यूट करो, अदरवाइज म्यूट रखना है. ठीक है रौनक? ठीक है. तो जब कुछ बताना हो या फिर कुछ पूछना हो तो फिर तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखना है. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आई मीन माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो माइनस आई ग्रुप स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर. ठीक है. तो जो भी इफेक्ट माइनस आई ग्रुप प्रोड्यूस करेगा उसको माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, और जो भी इफेक्ट मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लस आई ग्रुप प्रोड्यूस करेगा उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है. माइनस आई ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं. समझ में आ रही है बात बच्चों? कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ तक का? नो सर. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. एग्जाम्पल देखो तो समझेगा ज्यादा. एक एग्जाम्पल देखते हैं. CH3 CH2 CH2 CH2. यस. और यहाँ पे लगा देता हूं मैं NO2. नाइट्रो ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है. ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इस वजह से वो विड्रॉ बहुत फास्ट करता है. याद रखना बच्चों, कोई भी जो ग्रुप होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन पुल ज्यादा करेगा. सही बात है कि नहीं? यस सर. तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इस बॉन्ड से इधर से अपनी तरफ, और इस वजह से नाइट्रो पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव. कौन सा ग्रुप हुआ बच्चों? नाइट्रो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है. तो माइनस आई ग्रुप हुआ कि प्लस आई ग्रुप हुआ? माइनस आई ग्रुप. माइनस आई ग्रुप. जैसे ही नाइट्रो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव. इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? बताओ. CH2 वाला पहला कार्बन पे. यस सर. तो ये क्या करेगा बच्चों? दूसरे कार्बन से पुल करेगा. बट डू यू थिंक वो क्या उतना इफेक्टिवली पुल कर पाएगा जितना नाइट्रोजन पुल कर रहा था? नो सर. तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन जो पुल किया उस वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इसका स्ट्रेंथ नाइट्रोजन जितना नहीं है कार्बन का, तो ये दूसरे कार्बन से पुल तो करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए जो चार्ज डेवलप होगा इस पे पार्शियल का भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. क्या क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर. अब ये इंटर्न दूसरे वाले से पुल करेगा और उस पे पार्शियल का भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. बच्चों ये चार्ज इतना कम हो गया है कि अब नेक्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है. ना के बराबर पॉजिटिव चार्ज है. पार्श आधे का भी आधा चार्ज है उसके ऊपर. तो ना के बराबर चार्ज होने की वजह से ये इफेक्ट 3 कार्बन के बाद डिमिनिश हो जाता है. 3 कार्बन के बाद नहीं देखने को मिल पाता अपने को ये इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, या माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो, दोनों ही इफेक्ट 3 कार्बन के बाद डिमिनिश हो जाते हैं. क्या बात समझ में आ रही है? क्यों ओके सर. diminish हो जा रहा है? क्योंकि एवरी टाइम एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड पे जब इंडक्टिव इफेक्ट जा रहा है तो वो वीक होते चले जा रहा है. इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स वीकर विद डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. क्या बात समझ में आ रही है सभी को बच्चों? सर आप वो नाइट्रो पॉजिटिव कैसे वो दिखा सकते हो एक बार? नाइट्रो ग्रुप जो है ऐसा होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप का टेबल दिया था बेटा, उसके अंदर भी तो दिया था ना नाइट्रो का स्ट्रक्चर तुम लोगों को ड्रॉ करके. याद आ रही है बात? हाँ सर. यस सर. तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो कब से होता है? एक मिनट हाँ.
एक मिनट हाँ बच्चों। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सर बोलो। सर प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा प्लस या डेल्टा 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 प्लस में? प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा? प्लस आई इफेक्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है बेटा, तो प्लस आई इफेक्ट किधर से बोल रहा है तू? आई मीन तू अगर उल्टा सोच रहा है, इस कार्बन के हिसाब से देखेगा तो ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये सब यहाँ पे ये माइनस आई ग्रुप है। क्यों ये माइनस आई है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और ये क्यों प्लस आई है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा प्लस आई का, क्योंकि इस पे सबसे ये जस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बाजू में प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। एक मिनट हाँ बच्चों, मेरा चार्जर नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, माइनस आई इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? यस हाँ सर। सर। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट वाले कुछ ग्रुप्स होते हैं बच्चों, उसके ऑर्डर याद रखना है तुम लोगों को। माइनस आई ग्रुप जो होते हैं उनका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। ये स्ट्रेंथ सिर्फ आज की क्लास के लिए नहीं याद रखना है, आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे बच्चों सब में ये सारा अब याद हो जाना चाहिए। सर बोलो। सर कार्बन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होता है, तो अट्रैक्ट कैसे करते हैं? हाँ मैं बताता हूँ, मेरे को पता था कोई सवाल पूछेगा ऐसा। देख क्या था कि ये कार्बन जो था, पहले इसके इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, लेकिन जो मेरा ग्रुप है जिसने विड्रॉ किया, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, जिसके लिए ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सेम जैसा एनवायरनमेंट नहीं रह पाता। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी पुल हो गई है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हमेशा थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या बात समझ में आ रही तुझे? हाँ सर ये समझ गया। ये कार्बन क्यों पुल कर पा रहा है? क्योंकि इसने इसको थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना दिया इलेक्ट्रॉन पुल करके। समझ में आ गई बात? चलो, माइनस आई ग्रुप यस। जो होते हैं बच्चों, उन लोग का स्ट्रेंथ क्या होता है? माइनस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ इसी ऑर्डर में याद रखना है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल याद रख पाओगे उतनी अच्छी बात है बच्चों। चलो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होते हैं, कोई भी पॉजिटिव ग्रुप जो होते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं अगर, तो NF3 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके लिए विड्रॉ करेगा, इसके ये सबसे स्ट्रांग होगा। फिर आ जाएगा NR3 पॉजिटिव। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चों नाइट्रो। नाइट्रो से भी ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है SO SO2R ग्रुप शो करता है बच्चों। SO2R से भी ज्यादा विड्रॉइंग होता है SO3H। सर ज्यादा की कम? नहीं सॉरी, ये स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ कम होता है SO3H। ठीक है, फिर आ जाता है तुम लोगों का साइनाइड। साइनाइड से वीकर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। फिर आ जाते हैं बच्चों हैलोजन। हैलोजन में कौन सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा बच्चों, क्या लगता है? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। होगा। फिर कौन होगा? क्लोरीन। फिर आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन से वीकर होता है बच्चों ओ एसिड। आर। ओ आर ग्रुप होता है, ओ आर से वीकर होता है एसिड हलाइड और एसाइल ग्रुप COR। फिर OH। फिर आ जाता है तुम लोग का फिनाइल रिंग C6H5। और इसके बाद आ जाते हैं तुम लोग के अल्कीन हाइड्रोजन एटसेट्रा। मतलब ये तो लगभग ना के बरोबर विड्रॉ करते हैं। अल्कीन तो थोड़ा विड्रॉ करता है, लेकिन हाइड्रोजन तो ना के बरोबर
ना के बराबर विड्रॉ करता है। हाइड्रोजन तुम लोग बोल सकते हो बॉर्डर लाइन है। हाइड्रोजन के बाद अगर हाइड्रोजन से कोई कम है विड्रॉइंग इफेक्ट जो हो रहा है, तो वो विड्रॉइंग नहीं डोनेटिंग का काम करेगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? तो हाइड्रोजन तुम लोग बोल सकते हो Yes, sir. withdrawal है। इसके ऊपर वाले जो भी हैं सब विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे और इसके नीचे वाले जो भी हैं सब डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये ऑर्डर याद रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, फिर तो कोई डाउट ही नहीं होगा। फिर तो फ्यूचर में भी अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछता है इस पे स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो तुम लोग आसानी से बता पाओगे। ये स्ट्रेंथ को आज ही हम लोग ये ऑर्डर का सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। चलो, माइनस आई ग्रुप हो गया, माइनस आई ग्रुप्स के स्ट्रेंथ हो गए, माइनस आई इफेक्ट हो गया। सर इधर आर क्या डिनोट करता है? आर मतलब अल्काइल ग्रुप, पढ़ा तो है हमने ओके सर, हाँ का टेबल बनाते हाँ हैं। हाँ हाँ, समझा समझा। चलो आगे बढ़े। प्लस आई इफेक्ट देखे बच्चों, दूसरा टाइप। यस, यस सर। सेकेंड टाइप देखते हैं बच्चों। सेकेंड टाइप प्लस आई इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट of a covalent bond arises due to इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैं और क्या लिख सकता हूँ बच्चों? प्लस आई ग्रुप लिख सकता हूँ ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप is called प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अल्काइल लिथियम का एग्जांपल देख सकते हो तुम लोग, या फिर कोई भी मेटल के साथ तुम लोग बॉन्ड बना के देख सकते हो। जैसे कि एक बहुत फेमस सा रिएजेंट है बच्चों जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो भी, उसमें भी तुम लोगों को प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल जाता है। व्हाट हैपेंस इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? वी हैव दिस alkyl groups, any alkyl group can take, is attached with a magnesium metal and halide, alkyl magnesium iodide। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा कि देने का काम करेगा? देने का। देने का काम करेगा। देने का। देने का काम करेगा, तो इसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके ऊपर, और कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे यूजुअली कार्बन जो थे पहले, जब चार्ज कोई नहीं था तो दो कार्बन जो थे इलेक्ट्रॉन कोई शिफ्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। लेकिन अब मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन का भार इस कार्बन के ऊपर डाल दिया है, तो इस वजह से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उसकी तरफ, और वो ये चीज उसको डिस्टेबलाइज कर रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो था वो शिफ्ट कर देगा दूसरे वाले CH2 पे। लेकिन क्या लगता है तुम लोगों को, क्या मैग्नीशियम जितना शिफ्ट करा था उतना कर पाएगा शिफ्ट? वो सर नहीं पार्शल का भी पार्शल करेगा शिफ्ट, और नेक्स्ट वाला बॉन्ड जो है वो पार्शल का भी पार्शल का भी पार्शल होगा। अब ये इफेक्ट इतना वीक हो चुका है कि नेक्स्ट कार्बन पे अब नहीं जा सकता है। नेक्स्ट कार्बन पे अगर जाएगा तो ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाएगा, राइट? यस सर। तो बच्चों ये भी 3 कार्बन तक का ही मैक्सिमम ऑब्जर्व हो पाता है अपने को। समझ में आ गई बात? तो ये जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, एक प्लस आई ग्रुप ने स्टार्ट किया, ये प्लस आई ग्रुप था इसने स्टार्ट किया, पूरे चेन में ये इफेक्ट थ्रू आउट द सीक्वेंस ऑफ द चेन इफेक्ट चालू हो गया। तो ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को मैं क्या बोलूंगा? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि किसने इनिशिएट किया बच्चों इसको? प्लस आई ग्रुप ने। क्या बात समझ में आ गया? प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? यस, हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हेलो, सभी को आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। यस सर। चलो कंटिन्यू करते हैं बच्चों हम लोग। तो सर plus डाउट था बोलो। सर, को आयोडीन है ना वहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्या? आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेगा ना, लेकिन मैग्नीशियम दोनों काम कर सकता है भाई। मैग्नीशियम डायवैलेंट है, यस सर। मैग्नीशियम दोनों चीज संभाल सकता है।
ठीक है, आयोडीन को भी संभाल लेगा और अल्काइल ग्रुप को भी, है ना। सर। चलो, और मोर ओवर यहाँ पे जो आयोडीन है वो कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, आयोडीन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक चीज को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिस तरह से प्लस आई ग्रुप का माइनस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ था, वैसे प्लस आई ग्रुप का भी स्ट्रेंथ है, तुम लोग को वो भी याद रखना है। प्लस आई ग्रुप्स का क्या ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है, सभी को याद रखना है। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन कौन देगा। देखो अपने को प्लस आई ग्रुप जब मैं देता हूँ बोलता हूँ तो तुम लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होते हैं वो बहुत अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, बोल सकता हूँ क्या। यस सर। जैसे कि O माइनस, माइनस है बच्चों, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव है यार, तुम लोग को लगता है ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। 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 कि O देगा। हो गया, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, O माइनस हो जाता है, O माइनस से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है बच्चों NH2 माइनस, ठीक है, अमाइड बोलते हैं जिसे। इसके अलावा बच्चों जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अल्काइल ग्रुप पता है ना सभी को, CH। Yes, sir. CS sir. ये जो अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप है सिंपल। ये जो अल्काइल ग्रुप है बच्चों ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, बिकॉज जिस It is कार्बन bonded पे with फ्री, हाँ जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो गया। ये हो जाएगा कौन सा अल्काइल ग्रुप बच्चों, सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल। और secondary. अगर मैं इसकी एक और CH3 लगा दूं तो ये क्या बन गया, टर्शियरी अल्काइल। टर्शियरी Tertiary. तो अल्काइल। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। और फिर आते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, फिर आ जाता है बच्चों प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, और सबसे वीक आ जाता है तुम लोगों का मिथाइल। अल्काइल ग्रुप में सबसे वीक मिथाइल ग्रुप हो जाता है। समझ में आ रही है ऑर्डर। और तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग इसमें हाइड्रोजन को भी लिस्ट आउट कर सकते हो। याद रखना अगर हाइड्रोजन कर रहे हो तो याद रखना एक चीज, ड्यूटेरियम इज अ लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर काइंड ऑफ एटम। ड्यूटेरियम बच्चों हैवी आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, सभी को पता होगा, यस ठीक है। चलो तो ये ऑर्डर याद रखना है, माइनस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ और प्लस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ। ये ऑर्डर अगर याद रहती है तो तुम लोग का आधे से ज्यादा चीजें जो हैं इसी पे बेस्ड होंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा, ऑर्डर कैसे भी करके याद रखना है, नेक्स्ट क्लास तक का तो कैसे भी याद हो जाना चाहिए। चलो एक मिनट। चलो तो ये बहुत जरूरी है, इसको डाल देते हैं हम लोग बॉक्स में। सभी को स्क्रीन दिख रहा है नहीं सर। अभी। दिख रहा है सर। यस Yes सर। sir. चलो ठीक है, तो ये चीज हो जाती है बच्चों। हमने देख लिया प्लस आई माइनस आई ग्रुप, हमने समझ लिया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। So basically inductive effect is what? It is polarization of a sigma covalent bond due to displacement of electron towards more electronegative atom. There are two type of groups, one that withdraws the electron, one that gives the electron. The one which withdraws the electrons are called minus I group and the one which gives the electrons are called plus I group. माइनस आई ग्रुप जो होते हैं बच्चों वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एक इफेक्ट पैदा कर देते हैं मॉलिक्यूल में, थ्रू आउट द सीरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इफेक्ट ट्रैवल करने लगता है। ये इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन सबसे ज्यादा शो करेगा, NF3 प्लस शो करेगा, राइट। एक्सक्यूज मी सर, आपने अभी तक जितना बोला ना आपका आवाज ही नहीं आया। हाँ मेरी सर, आवाज आ रही है अभी, बंद हो गया था आवाज आपका। यस अभी आ रही है। यार क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मैं क्विकली रिवाइज करा रहा था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। सभी को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, यस सर। हाँ सर ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अराइज होता है सिर्फ।
It is nothing but the polarization of sigma bond due to displacement of electron towards more electronegative atom. This is also called as transmission effect. तो दो तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू हो सकता है, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू जो होता है उसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के वजह से जो होता है उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ऐसे ग्रुप जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, जिस वजह से थ्रू आउट द मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन सा स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ एक बॉन्ड तक का ही नहीं, सीक्वेंस ऑफ सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे, और ये इफेक्ट लगभग 3 कार्बन तक का ट्रैवल करता है। ठीक है, याद रखना बच्चों, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रुप वो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो ना, विड्रॉइंग ग्रुप प्लस चार्ज जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसके वजह से होगा? NF3 अगर लगाया तो सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसके वजह से होगा बच्चों बताओ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर लगाया तो जैसे जैसे तुम लोग जाते हो ये जो पोलराइजेशन का स्ट्रेंथ है वीक होते चले जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विड्रॉइंग पावर कौन दिखाता है? NF3 जैसे मॉलिक्यूल दिखाते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखनी है बच्चों, बहुत सर इम्पोर्टेंट। बोलो। इसमें भी 3 कार्बन तक गया ना, तो अगर NF3 रहेगा तो 4 होगा। में भी हो जाता है, लेकिन इतना भी ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता, क्योंकि एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉन, एवरी टाइम वी मूव फ्रॉम वन बॉन्ड टू अदर बॉन्ड, जो इफेक्ट होता है ऑलमोस्ट आधा या फिर उससे भी कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो NF3 अगर लेते हो तो मे बी फोर्थ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट नजर आए, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। इसके बाद हमने देखा बच्चों प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। प्लस आई इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे गिव देयर इलेक्ट्रॉन अवे टुवर्ड्स द कार्बन चेन। ठीक है, टुवर्ड्स द कार्बन चेन दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, और सिर्फ एक ही कार्बन तक नहीं बच्चों, ये लगभग बहुत कार्बन तक का ट्रैवल करते रहेगा माइनस आई मीन इफेक्ट। जो भी इफेक्ट पॉजिटिव आई ग्रुप ने जनरेट किया है मॉलिक्यूल में उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में जो भी ग्रुप होते हैं उनका हमने स्ट्रेंथ देख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों। इसका क्या एप्लीकेशन है वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा वही समराइज करेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, क्योंकि सारी फीचर्स मैंने तुम लोग को बता दिया है, सिर्फ एक बार वापस से सुन लो। सबसे पहली बात तो बच्चों, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हो चाहे आयंस हो, ये इफेक्ट उसके अंदर हमेशा परमानेंट होता है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट की स्पेलिंग ये हो जाती है शायद परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो परमानेंटली रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक वो मॉलिक्यूल वैसे रहेगा। दैट इस परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? द मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atom occurs permanently। ठीक है, जब तक वो मॉलिक्यूल रहेगा वैसे तब तक हुआ। ऐसा नहीं बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं HCl की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, थोड़ी देर के लिए डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, थोड़ी देर के बाद वापस से नॉर्मल हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों, जब तक वो मॉलिक्यूल वैसे है तब तक वो चार्ज का सेपरेशन रहेगा ही रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, यस ये सर। चीज हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाता है बच्चों की जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ एक बॉन्ड नहीं ट्रांसमिट होते रहता है, इसके लिए तो इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी तो बोल रहा था ना मैं। ठीक है, याद आ रहा है तुम लोगों को दूसरा नाम? यस सर। यस सर। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा तुम लोगों को लग रहा है कि भाई यही बॉन्ड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का डिफरेंसेस हैं,
सी और सी इधर पे अगर मैं कार्बन नंबर 1 2 की बात करूं तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डिफरेंस है। तो काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक कार्बन नाइट्रोजन पे ही इफेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं बच्चों, ये एक बॉन्ड तक का कन्फाइंड नहीं रहता, ये दूसरे बॉन्ड्स पे भी ट्रैवल होता है। कब तक ट्रैवल कर सकता है बच्चों? अप टू 3 कार्बन। इन सम केसेस इट कैन गो अप टू 4 कार्बन ऑल्सो, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है। It is not confined, is not confined to the polarization of one bond, ठीक है, but is transmitted up to C3। C3 मतलब 3 कार्बन तक का हो जाता है, ठीक है। C3 3 कार्बन तक के सिग्मा बॉन्ड में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर हो गया? दूसरा फीचर भी एकदम, कुछ भी डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। ठीक है बच्चों, अगर इंडक्टिव इफेक्ट हटा दूं तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और इंडक्टिव इफेक्ट लगा दूं तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी वापस से चेंज हो जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखो बच्चों, पोलराइजेशन डेवलप हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ये पोलराइजेशन सॉल्युबिलिटी में मदद करती है कि नहीं करती है? याद आ रहा है तुम लोग को? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस किया था, अगर मॉलिक्यूल पोलार है तो पोलार है तो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन जो हो रहा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया है, इससे सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ जरा। पड़ेगा सर। सॉल्युबिलिटी पड़ेगा। पड़ेगा, पोलैरिटी पे असर पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट इंडक्टिव इफेक्ट ब्रिंग्स चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते यस सर। हैं? इट ब्रिंग्स चेंजेस इन physical property of a compound। Compound also affects rate of reactions। इंडक्टिव इफेक्ट जो है इन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा घटाएगा? देखो बच्चों, ये पोलार है तो पोलार रिएजेंट के साथ फास्टर रिएक्ट कर सकता है। नॉन पोलैरिटी जो होगी, नॉन पोलर रिएजेंट इससे कम रिएक्ट कर पाएंगे जिस भी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? देखो यूजुअली क्या होता है बच्चों, हम लोग सी एच बॉन्ड की जब बात करते हैं तो सी एच बॉन्ड को हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। वी कंसिडर दैट देर आर नो इफेक्ट इन सी एच बॉन्ड। तो सी एच बॉन्ड की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस है तो हम लोग समझते हैं कि कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। अगर सी एच बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा? जो भी एलिमेंट ज्यादा है वो माइनस आई इफेक्ट शो करने लगेगा, और जो एलिमेंट कम है वो प्लस आई इफेक्ट शो करने लगेगा। तो याद रखना, CH bond is taken as standard, taken as standard यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, दैट इंडक्टिव इफेक्ट। सर फोर्थ वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो ना। ये वाला CH बॉन्ड इज टेकन एज स्टैंडर्ड। देखो यस सर। C और H बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दैट डिफरेंस वी टेक इट एज अ स्टैंडर्ड। अगर इस डिफरेंस से ज्यादा है, कितना डिफरेंस है भाई? 0.2 का। तो 0.2 का जो डिफरेंस है उससे ज्यादा अगर डिफरेंस होता है तो ही इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होगा मॉलिक्यूल में, ऐसा मान के चलते हैं हम। क्या बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ओके सर। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। दिस दिस लास्ट पॉइंट बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसके कहने का मतलब ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे से डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट वीक होते चला जाता है। सही बात है कि नहीं? बताओ। यस सर। हाँ सर। ये चीज भी हो जाती है बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत सारा एप्लीकेशन है जिससे तुम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हो।
ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन अब डिस्कस करेंगे। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, उसके फीचर्स पढ़ लिया। अब जरा बात करते हैं यूजेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इतने सारे एप्लीकेशन हैं कि पूछो मत। तो बच्चों कुछ एप्लीकेशन अभी देखेंगे हम लोग। सर आप थोड़ा स्क्रॉल अप कर सकते हो? एक सेकंड रुक जाओ। ये लो, क्या देखना है तुम लोगों को? ये सारे फीचर्स हैं। डन सर। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है वो डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। सबसे पहला मेन एप्लीकेशन जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो ये इफेक्ट यूज कर सकते हो तुम लोग टू एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी बोलूंगा या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं थियोरेटिकली दे दूं तुम लोग को, जो प्रैक्टिकली अगर दे दूंगा तो तुम लोग तो पीएच पेपर से बता दोगे कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। लेकिन अगर मैं बुक पे लिख के दे दूं मॉलिक्यूल और बोलो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कैसे बताओगे वो सीखेंगे अभी हम लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ गेस करने से पहले समझते हैं अच्छा एसिड क्या होता है। ठीक है, समझे बच्चों? ये देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड। यस यस सर। सर। यही होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। बच्चों एसिड क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर एसिड्स? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यस इन अ वे। दूसरा कोई डेफिनेशन? कंपाउंड्स कंटेनिंग एच। एच, तो भाई CH4 में भी एच है, क्या ये एसिड है? सर मतलब जब वो लोग रिएक्ट करेंगे तो H+ आयन रिलीज करेंगे। यस ऐसा ही। They dissociate in that H electron, right? H इलेक्ट्रॉन और H+ आयन। H+ आयन। यस, ऑपोजिट। वाओ, हाइड्रोनियम आयन ना। एक बच्चा मेरे को डिफाइन करता है व्हाट इज एसिड, मैंने पूछा, बोलता है ऑपोजिट ऑफ बेस। वाह, बहुत बढ़िया। चलो, तो बच्चों कोई भी मॉलिक्यूल जो अपने अंदर से एक H+ रिलीज कर दे वो एसिड है। किसी ने बोला हाइड्रोनियम आयन, तो बच्चों हाइड्रोनियम आयन वो एक्वस सोल्यूशन में जनरेट करेगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग पानी में डालते हो कोई चीज को, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो H+ निकालने में मदद करता है, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। बच्चों हाइड्रोनियम आयन इज इक्विवेलेंट ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोनियम आयन बोलो और H+ बोलो, एक ही बात है। समझ में आ रही है बात सभी को? सर एक बार वापस समझाओगे? एक बार वापस से। जैसे कि मैं पानी में डालता हूँ कोई चीज, तो पानी में जो ऑक्सीजन है, वाटर का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इट हेल्प्स दिस कार्बोक्सिलिक एसिड टू रिमूव दिस प्रोटॉन। बेसिकली एसिड बाय डेफिनेशन क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। एसिड को डिफाइन करूंगा और उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिड को डिफाइन करते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से बच्चों। 3-4 साइंटिस्ट के थ्योरी बहुत फेमस है। जैसे अरहेनियस की थ्योरी थी, वो बोलते हैं एसिड एक ऐसा चीज होता है जिसके अंदर H+ होता है और पानी में डालने पे H+ जनरेट करता है, जो उसको बोलेंगे एसिड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी भी यही बोलती है कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन का मतलब होता है बच्चों H+। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई प्रोटॉन पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है H+। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर जो होते हैं उनको बेस बोलते हैं। तो बेस क्या होते हैं, सॉरी एसिड बोलते हैं। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी है।
और बेस जो होते हैं वो क्या होंगे, इसके जस्ट उल्टा, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेस वो चीज होती है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। प्रोटॉन मतलब H प्लस। H प्लस को क्यों प्रोटॉन बोलते हैं, सबको क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, सर आई होप सब लोग क्लियर हो। ठीक है, तो H प्लस, एक H प्लस का नाम होता है बच्चों प्रोटॉन। H प्लस यूजुअली हाइड्रोजन के अंदर अगर देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 ही होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और number of प्रोटॉन्स। electrons present in an नंबर ऑफ element. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का स्ट्रिक्टली डेफिनेशन सिर्फ यही होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास नंबर? प्रोटॉन Number प्लस of न्यूट्रॉन। Total addition of proton plus टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। बच्चों देख रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, और एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो ऑलरेडी 1 था, तो न्यूट्रॉन कितना है इसमें? 0। 0। तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब मैं हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल लूं तो क्या बचा सिर्फ उसके अंदर, बताओ? एक proton. प्रोटॉन। हाइड्रोजन H प्लस को मैं प्रोटॉन बोलता हूँ। समझ में आ गई बात, क्यों बोलते हैं H प्लस को प्रोटॉन? जिनको नहीं पता था शायद उन लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यस सर। एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। कोई भी मॉलिक्यूल जो H प्लस डोनेट करता है उसको एसिड बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई इतनी? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बोलता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, और जबकि इसके नाम में ही एसिड है तो डेफिनेटली एसिड होगा ही, तो जरूर ये प्रोटॉन डोनेट करता होगा। मैं वाटर वगैरह वाला सीन हटा देता हूँ। प्रोटॉन कैसे डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्या बना लेगा बच्चों, ओ। हर वक्त ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो होते ही हैं, सभी को पता है ना ये बात। ये ऑक्सीजन के पास बता नहीं रहा हूँ, लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। ये चीज पता थी तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. पता रहनी चाहिए बच्चों, नहीं पता थी तो आज के बाद से याद रखना। न्यूट्रल जब कभी भी ऑक्सीजन दिखे तो वो ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, और एक बॉन्ड जो है उसके भी इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऊपर। खैर बच्चों, बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था ही, इसने हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। कंप्लीट एरो दिखा रहा हूं ना मैं यहाँ पे, कंप्लीट एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। बॉन्ड में यस सर। हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H प्लस बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। कैसे हो रहा है इसका डिसोसिएशन? देखो, एक अच्छा एसिड कौन होता है? एक अच्छा एसिड वो होता है बच्चों जो H प्लस देने के बाद भी अपने आप को स्टेबल रख सके। अगर वो H प्लस डोनेट करने के बाद भी अपने आप को स्टेबल रख पा रहा है, मतलब वो अच्छा एसिड है। अगर वो H प्लस देने के बाद अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहा है, मतलब वो अनस्टेबल है और H प्लस जो है ले लेगा। जो H, अगर सपोज मैं बात करता हूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ने H प्लस तो दे दिया फिलहाल के लिए, लेकिन देने के बाद खुद को स्टेबल नहीं रख पा रहा है, तो क्या वो ज्यादा देर तक H प्लस के बगैर रह पाएगा बच्चों? बताओ मुझे जरा। no sir. ज्यादा देर तक जब H प्लस के बगैर ही नहीं रह पा रहा है तो काहे का अच्छा एसिड? वो वापस से H प्लस लेने की कोशिश करेगा जो दे दिया है उसने, है कि नहीं? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड ने Yes. जो डोनेट कर दिया है वो वापस से लेने की कोशिश करेगा, और लेने की कोशिश कर रहा है मतलब बहुत अच्छा एसिड तो नहीं है, क्योंकि H प्लस को फ्री स्टेट में छोड़ ही नहीं रहा है। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जब आयनाइज होता है तो ये बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड, क्योंकि इतना ज्यादा वो H प्लस को फ्री छोड़ा रहेगा, और H प्लस जब फ्री स्टेट में होता है तो एसिडिटी ज्यादा होती है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस। यस सर।
क्रिश को तो समझ में आ रही है, बाकी के बच्चे? यस सर। अच्छा अक्षत, अश्विनी, हर्ष, हेमंत। यस सर। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी जस्ट क्या सीखा कि अच्छा एसिड वो होता है जो H प्लस रिलीज करने के बाद जो साथ में आयन बना रहा है। यहाँ पे इस केस में कौन सा आयन है? वो कार्बोक्सिलेट आयन। कार तो कार्बोक्सिलेट आयन जितना स्टेबल बनाएगा उतना अच्छा एसिड, जितना कम स्टेबल बनाएगा वो उतना खराब एसिड। क्योंकि अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है तो H प्लस को फ्री छोड़ा रहेगा और अपने से जोड़ेगा नहीं। अदरवाइज स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा और वापिस से कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ नाम का एसिड रह जाएगा। तो बच्चों हम लोगों को ये कार्बोक्सिलेट आयन अगर स्टेबल मिल जाए तो एसिडिटी ज्यादा होगी, ये चीज इतना दिमाग में क्लियर हो जाती है। ये कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल क्यों है, कोई बता सकता है मुझको बच्चों? व्हाई दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज अनस्टेबल? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यस, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अगर मैं वो नेगेटिव चार्ज को कम कर दूं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सर। तो नेगेटिव यस सर। यस चार्ज सर। मेरे को कम करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ने बोला ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए कौन से टाइप का ग्रुप चाहिए बच्चों? माइनस आई ग्रुप की प्लस आई ग्रुप? माइनस प्लस आई आई ग्रुप। ग्रुप। माइनस प्लस आई आई ग्रुप। ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, और इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, है कि नहीं? यस सर। और इस वजह से चार्ज भी डिक्रीज हो जाएगा। जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा एसिडिटी। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो एसिडिटी यस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन जो है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात बच्चों? अगर मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है रिलेशनशिप ये? यस सर। अगर हाँ सर। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी कम। एसिडिटी कम। ठीक है, तो अपने को स्टेबिलिटी बढ़ाना है और उसके लिए नेगेटिव चार्ज घटाना है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे घटेगा बच्चों? एक माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज घटा देता है। क्योंकि माइनस आई ग्रुप क्या करता है बच्चों? माइनस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं ना। देखो ये माइनस आई ग्रुप थे सारे। माइनस आई ग्रुप क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव यस चार्ज जनरेट करना है, और पॉजिटिव बढ़ा मतलब नेगेटिव कम हो गया। ठीक है, तो यही चीज अपने को करनी है। चलो, तो मैं तुम लोग को यहाँ पे क्या बताया कि एसिडिटी जो है वो किस पे बढ़ जाएगी? एसिडिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है माइनस आई पावर ऑफ ग्रुप पे, जो भी ग्रुप में लगा रहा हूं। और इनवर्सली किस पे डिपेंड करेगी? प्लस आई पावर। बच्चों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटानी है तो प्लस आई ग्रुप दूंगा तो वो तो और इलेक्ट्रॉन देगा ना, है कि नहीं? अगर मैं प्लस आई यस ग्रुप सर। लगाता हूं तो वो तो और इलेक्ट्रॉन देगा भाई, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से परेशान है, और तुम लोग प्लस आई ग्रुप देख के और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो एसिडिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारी रिलेशनशिप से हम लोग बता सकते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है। एग्जाम्पल देखोगे तो बच्चों और समझ में आएगा। देखो अपने पास है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ए प्रोपेनॉइक एसिड है। ये है बच्चों तुम लोगों का एसिटिक एसिड, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लोरो एसिटिक एसिड। तुम लोग बता सकते हो बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है इसको। ये तीन एसिड्स हैं, इसको बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2, इसको बोल देता हूं 3। तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन और सबसे कम? ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो क्या तुम लोग इसको?
यस, कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? टेक अ गैस। सर थर्ड वाला मोस्ट एसिडिक होगा ना? थर्ड वाला मोस्ट एसिडिक, यस सर, थर्ड। ओके, थर्ड वाला मोस्ट एसिडिक। फिर कौन? सेकंड और सेकंड। फिर फर्स्ट फिर सेकंड। थर्ड, One फिर two होगा ना? फर्स्ट, फिर सेकंड। चलो देखते हैं, उसके पीछे का रीजन भी देखेंगे। देखो बच्चों, अगर तुम लोग तीनों स्ट्रक्चर देखो तो बीच वाला स्ट्रक्चर देखना, एसिटिक एसिड जो है, तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है? सारे म्यूट हो जाए बच्चों, आंसर दे दिया ना, म्यूट हो जाओ। एसिटिक एसिड हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है बच्चों फर्स्ट वाले में मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 लगा दिया है? यही लग रहा है ना, एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 लगा दिया है, यही लग रहा है ना हाँ यहाँ? सर। और अगर तुम लोग इस हाँ। साइड पे जा रहे हो तो एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दिया है, यही लग रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, तो अगर तुम लोग कंपेयर करो तो तुम लोग को देखने को पता चलेगा बच्चों कि यहाँ पे मैं एक CH3 लगा रहा हूँ। CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इफेक्ट। सही बात है। मिथाइल ग्रुप जो लगा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। तुम लोग देख सकते हो, ऊपर ऑर्डर भी लिखा है मैंने, उसमें तुम लोग देख सकते हो मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? तो CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस CH2 को, और ये CH2 अपना तो दे ही रहा था, अब CH3 का भी इस कार्बन पे देगा, बदले में एक कार्बन इस ऑक्सीजन पे देगा। तो बच्चों जो फ्यूचर में इसका H निकल जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या वो स्टेबलाइज हो रहा है कि और बढ़ रहा है? और बढ़ और रहा है। बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है बच्चों, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? मैग्नीट्यूड घट बढ़ेगा तो जाएगी। स्टेबिलिटी घट घटेगी, जाएगी, और स्टेबिलिटी कम तो एसिडिटी। बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी कम तो एसिडिटी कम हो जाएगा। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल कम डिस्टेबलाइज, इधर पे भी डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली कम हो रहा है फर्स्ट के, क्योंकि एक ही डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे भी डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना पहले वाले केस में बढ़ रहा था। अब आते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल पे। थर्ड वाले में क्लोरीन लगा है। क्लोरीन कौन सा ग्रुप है बच्चों? डोनेटिंग की विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कार्बन से, कार्बन से विड्रॉ करेगा तो ये CH2 दूसरे वाले कार्बन से विड्रॉ करेगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन से विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। राइट है? राइट है बच्चों? यस सर। यस और सर। इस तरह से क्या कर रहा है, जो भी फ्यूचर में इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है H+ जाने के बाद, उसको स्टेबलाइज कर रहा है कि डिस्टेबलाइज कर रहा है? स्टेबलाइज। विड्रॉ करके उसका मैग्नीट्यूड कम कर रहा है ना। मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और यस स्टेबिलिटी सर। बढ़ जाएगी तो मतलब एसिडिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सबसे यस। ज्यादा एसिडिक यहाँ पे थर्ड वाला है, थर्ड, फिर फिर आएगा सेकंड, सेकंड वाला, और फिर सबसे कम फर्स्ट। first। सभी को समझ में आ गया ऑर्डर ऐसा क्यों है? यस सर। सारे बच्चों को? कितने लोगों को समझ में आया? यस सर, समझा। हैंड रेस यस सर समझा। सर वो फर्स्ट वाला का एक बार बताना ना, फर्स्ट रिलीज होगा। फर्स्ट वाले को क्या करना है? फर्स्ट वाला लीस्ट एसिडिक क्यों होगा? फर्स्ट वाला लिस्ट एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें ये CH3 भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये CH3 भी डोनेटिंग ग्रुप है। I mean, if you look at this molecule, this is a primary alkyl group, whereas here this is a methyl group. Now tell me who is more stronger electron donating group, primary or methyl? प्राइमरी। तो क्योंकि stronger है तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना ये, whereas in ओके। case of second हाँ वाले हाँ। में कम डिस्टेबलाइजेशन, कम डिस्टेबलाइजेशन मतलब मोर स्टेबिलिटी ना दूसरे तरीकों से। तो बच्चों सिर्फ 4-5 बच्चों के हाथ रेज हुए हैं, तो 4-5 को ही समझा, इतना ही समझ में चलूंगा। यस, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उन लोग को खुद ही अपना पूछ लेना है। ठीक है, पूछोगे तो बच्चों बता दूंगा, ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा। चलो बढ़िया, 14 बच्चे तो कम से कम हाथ रेज किए हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वापस से पूछ सकते हो, बता दूंगा, अदरवाइज विल मूव टू थर्ड वाला फिर से समझाओ ना। थर्ड वाले में Cl लगा है। क्लोरीन कौन से टाइप का ग्रुप है भाई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो शायद तो ज्यादा है वो। ज्यादा है तो विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये बाजू वाले से विड्रॉ करेगा, और ये बाजू वाला क्या करेगा भाई?
ऑक्सीजन से विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे जो Okay, नेगेटिव sir. चार्ज डेवलप होगा वो तो कम हो रहा है ना यहाँ पे, है कि नहीं, विड्रॉवल की वजह से। ओके सर, समझा। ठीक है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो मैंने तुम लोगों को बताया था जितना स्टेबल आयन बनेगा उतना अच्छा एसिड। ठीक है, तो ये हो गया। चलो दूसरा एक करते हैं बच्चों, एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 2। सर 1 मिनट ऊपर करना ना, प्रॉब्लम 1 के भी ऊपर। सारे रिलेशनशिप हाँ देख, सर बस, एसिडिटी का चाहिए तो। जल्दी लिख ले, हो जाए तो बता। हाँ सर हो गया। ओके, चलो प्रॉब्लम 2 देखते हैं बच्चों, एक और करेंगे कोशिश। CH3 C CN CH C डबल बॉन्ड OOH, CH3 CH NO2 C डबल बॉन्ड OOH, एंड लास्टली बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। क्या बता सकते हो तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? आराम से टेक योर टाइम बच्चों, तुम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो पावर स्ट्रेंथ की, मैंने बताया था ना, विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप के स्ट्रेंथ की। सर 2 1 3 होगा ना, आज क्यों ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्यों, एक्सप्लेनेशन। सर क्योंकि NO2 ज्यादा वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग होता है विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन की। विड्रॉइंग ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, राइट, यू मीन टू से दैट? यस सर, यस सर। विड्रॉइंग। यस, 2 ज्यादा पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर देन फर्स्ट है साइनाइड, फर्स्ट। आ और जाता है, थर्ड तो सबसे ये लीस्ट है। भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, और इसमें कोई, इसमें सिर्फ एक डोनेटिंग ग्रुप है बस, तो सबसे लीस्ट वही होगा। माइनस आई ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी बढ़ा देते हैं बाय विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी बढ़ा देते हैं बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। माइनस आई ग्रुप एसिडिटी बढ़ा देते हैं और प्लस आई घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर यस। ऑफ एसिडिटी। चलो समझ में आना क्यों साइनाइड वाला, तुम लोग देख सकते हो बच्चों ऊपर ऑर्डर दिया था, तो इस ऑर्डर को याद रखने का यही फायदा है। नाइट्रो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे है स्ट्रॉन्गर देन साइनो, तो नाइट्रो क्योंकि स्ट्रॉन्गर है इसके लिए ज्यादा एसिडिटी बढ़ा देगा, ज्यादा स्टेबलाइजेशन करेगा, और स्टेबलाइजेशन ज्यादा करेगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 3 करते हैं बच्चों। CH3 CHF CH2 COOH है। ठीक है, फ्लोरीन लगा रखा है मैंने इस बार। CH3 CH2 CHF है COOH। जस्ट अ मिनट, और एक और ले लेते हैं CH2F CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। क्या तुम लोग बता सकते हो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है यहाँ पे? सर सर सेकंड सेकंड वाला, वाला सबसे क्योंकि वो ज्यादा है, फिर नजदीक है। फर्स्ट, फिर थर्ड। सेकंड वाला सबसे ज्यादा, फिर कौन? फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। क्यों भाई, कैसे फर्स्ट पे। पता तुम लोगों को? सर सेकंड वाले में जो फ्लोरीन रहेगा वो जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, वो कार्बन है ना एसिडिक ग्रुप से ज्यादा सर नजदीक है, उसका तो पावर ज्यादा है। हाँ तो पावर के ज्यादा हिसाब से। तीनों में सेम ही है पावर, तीनों में फ्लोरीन है, तीनों का पावर सेम ही है, बट बात यह है कि ये करीब में है फंक्शनल ग्रुप के, जिसको हाँ स्टेबलाइज सर, करना वो है। डेल्टा पॉजिटिव था। हाँ, तो हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ वीक होते चले जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो जितना करीब होगा उतना ज्यादा विड्रॉवल इफेक्ट शो करेगा, जितना दूर होगा उतना यस कम सर, विड्रॉवल इफेक्ट शो करेगा, तो ये चीज आती है। यस हाँ सर। सर। अगर ये चीज दिमाग में है तो ये भी बताओ फिर। CH3 CH2 CH2, एक और CH2 लेता हूं, और फिर C डबल बॉन्ड OOH, एक मॉलिक्यूल हो गया। CH3 CH CH3 CH2
C डबल बॉन्ड OOH, और एक और मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, CH3 CH2 CH। ये सब आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, है ना? यस सर। बच्चों बता सकते हो कौन से तरह के आइसोमर हैं इन लोग? Positional. सर पोजीशन। बच्चों सर पोजीशन पोजीशन नहीं सर, चेन चेन। तुम लोग को इतना पढ़ाना पूरा वेस्ट चेन होता है। चेन 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 आइसोमर है। आइसोमर। पोजीशन नहीं तो को क्या बताया था मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाता है क्या? नहीं नहीं सर सर, कैसे चेन बोल? 1 2 3। चलो बताओ, एसिडिटी ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम है? 3 2 1 सर। 3 वन 2 सबसे ज्यादा एसिडिक है। वन सर सब 1 2 3। 1 सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर 2, फिर 3। 1 2 3। यस सर। क्यों क्यों क्यों? वापस बताना, मेरे को सुनाई नहीं सर दिया। बिकॉज है जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ऊपर CH की तरफ, और उसकी वजह से फिर जो डेल्टा पॉजिटिविटी होगी वो बढ़ेगी। तो सबसे कम डेल्टा वन नेगेटिविटी बढ़ेगी। डेल्टा नेगेटिविटी जो फर्स्ट वाला है वो सबसे कम शो करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसलिए एसिडिटी का ऑर्डर ये रहेगा। हाँ, तो पॉइंट इज बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोगों को नहीं चाहिए कि डिस्टेबलाइज हो। तुम लोग देखो, अगर तुम्हारा डोनेटिंग ग्रुप बहुत पास में लगा है, जो कि CH3 जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाजू में लगा हुआ है, तो यहाँ से तो डिस्टेबलाइजेशन हो रहा था, यहाँ से भी हो रहा है। और इस कार्बन पे बहुत ज्यादा डेल्टा नेगेटिव बढ़ने की वजह से ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला है ऑक्सीजन की तरफ को। ठीक है, जितना दूर होता है उतना इफेक्ट वीक होता है। तो ये इसके ऊपर पुश करेगा डेल्टा नेगेटिव, बट ये तो डेल्टा डेल्टा नेगेटिव है, तो ये पास जो करेगा वो भी कम करेगा, मतलब डिस्टेबलाइजेशन जो हो रही है वो भी कम होगी। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? यस सर। जबकि यहाँ पे देखोगे तो ये पुश कर रहा है इसको डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा 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 नेगेटिव। तो जो ऑक्सीजन को जाएगा वो ना के बराबर जाएगा, ना के बराबर जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन सबसे कम हो रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो तुम लोग बच्चों, सब लोग? Yes sir. तो इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। सेकेंड वाला कंपैरेटिवली ज्यादा होगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, और थर्ड वाला फिर आ जाएगा। तो ये राइट ऑर्डर हो जाता है बच्चों। एक और प्रॉब्लम हमने देख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो, जितना पास में हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना अच्छा एसिडिटी, और जितना दूर हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना अच्छी एसिडिटी। सही बात है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को पास में होने से एसिडिटी घट जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास में होने से एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या समझ पा रहे हो ये चीज, स्टेटमेंट? सर एक बार वापस यस बताओ। सर। तो डिस्टेंस ऑफ -I ग्रुप जो होता है वो एसिडिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ -I ग्रुप। ठीक है, और एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ +I ग्रुप। मतलब +I ग्रुप जितना ज्यादा दूर है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। दूर रहने पे ही फायदा है, क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन तो कम होगा ना, है कि नहीं? +I ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, डिस्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को। सही बात है? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस हाँ सर सर तो सुन रहे हैं। डिस्टेबलाइज करते हैं, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि कम डिस्टेबलाइजेशन होगा। और ये क्या करता है, -I ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो क्योंकि स्टेबलाइज कर रहा है तो पास रखना है उसको। तो जितना पास रहेगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज, जितना ज्यादा स्टेबलाइज उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, उतना अच्छा मॉलिक्यूल के लिए, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रहेगी बच्चों सभी को? यस। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक और एग्जाम्पल बच्चों, एक और प्रॉब्लम, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। प्रॉब्लम नंबर भूल गया मैं, शायद छठा है ये, फिफ्थ है सर। सिक्स्थ है, फिफ्थ है हाँ। चलो एक एग्जाम्पल और बच्चों, CH CH Cl2
COOH, CH2Cl COOH और CCl3COOH। एसिडिटी ऑर्डर बतानी है बच्चों सभी को। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तुम लोगों के हाथ में कंपाउंड है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली क्या बता सकते हो तुम लोग कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों थर्ड रहेगा भाई? वाला क्यों भाई? सर ज्यादा है। सर क्लोरीन का वो थर्ड ज्यादा रहता है। क्लोरीन थर्ड ज्यादा फर्स्ट है। सेकंड। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड इज द राइट ऑर्डर। यस सर यही क्यों है। भाई, क्यों राइट ऑर्डर है? लेकिन एक्सप्लेन। सर क्लोरीन क्योंकि और ज्यादा है तीन ना। क्लोरीन। क्लोरीन है। थर्ड वाले में 3 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप यस क्या हाँ करते सर। हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा H प्लस बनने पे, उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में एक कम है, इसके लिए बाद में वो आ जाता है। और थर्ड वाले में सिर्फ, सेकंड वाले में सिर्फ एक ही है, इसके लिए सबसे कम एसिडिटी वो दिखाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विथड्रॉइंग ग्रुप। -I ग्रुप। यस। यस। और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आई ग्रुप। +I ग्रुप। ठीक है, मतलब डोनेटिंग ग्रुप कम रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करता है और विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं स्टेबलाइज करते हैं। क्या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा? यस सर। यस भाई सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, उसका प्रूफ दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं। तो प्रूफ मिल रहा है, तो ये चीज को भूलना नहीं है, ये चीज याद रखनी है सभी को। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमने बहुत कुछ सीखा बच्चों। एसिडिटी कैसे अलग अलग टाइम पे कंपेयर करते हैं, ये चीज हमने सीख ली। चलो आगे बढ़े अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट तो चीज प्रॉब्लम 3 एक मिनट बताना। ये रहा। हो जाए देख के तो बोल रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं बाकी है, मैं मतलब बोलूंगा होएगा। लिख रहा है क्या तू एक एक? हाँ मैं लिख रहा हूँ। जल्दी जल्दी लिख रहा है तो फिर। सर आप इसका PDF भेजोगे ना? हाँ मैं भेजूंगा PDF। सर हो गया, कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। इसी तरह से तुम लोग जिस तरह से एसिडिटी का एप्लीकेशन बढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक ऑर्डर बता रहे हो, वैसे ही तुम लोग इसकी एसिडिटी स्ट्रेंथ ऑफ और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल भी कंपेयर कर सकते हो। अल्कोहल्स जो होते हैं ये भी काफी एसिडिक, काफी मतलब पीएच पेपर से चेक करोगे तो दे आर न्यूट्रल टू द पीएच, बट दे शो अ लिटिल बिट ऑफ एसिडिटी। ठीक है, अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं और इनकी भी एसिडिटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ RO- आयन। H+ दे देगा तो यही मिलेगा ना, O पे इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, अच्छा एसिड होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? इसका जो आयन बन रहा है अल्कोक्साइड आयन, ये अल्कोहल था, ये क्या बन रहा है? अल्कोक्साइड आयन। तो इस पे डिपेंड करेगा। तो सेम जैसे वहां पे था बच्चों, सेम यहाँ पे भी ट्रेंड यही देखने को मिलता है। ठीक है, बट यही है कि वहां पे हर बार कार्बोक्सिलेट को स्टेबलाइज करते थे, अब इस बार तुम लोग को अल्कोक्साइड को स्टेबलाइज करना है। तो सारे रिलेशनशिप वैसे ही है यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ मैंने लास्ट क्या बोला, तुम लोगों ने क्या सुना था लास्ट? जितना एसिडिक होता है। अल्कोहल की एसिडिटी मैंने स्टार्ट किया था, तुम लोग थे तभी सुन पा रहे थे मुझे? हाँ नहीं सर। सर यस सर। नहीं सर, आपने जस्ट ये बताया था। चलो ये वापस इतना से। रिएक्शन लिख रहे थे सर। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल भी तुम लोग बता सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बता सकते हो। ठीक वैसे जैसे ही कार्बोक्सिलिक, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन का बता रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहे थे, वैसे ही बता सकते हो। बस फर्क ये है बच्चों, वहां पे हम लोग को कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल हो रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता था, यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखनी है।
क्या समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन पे। बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी भी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात? यस एवरीवन। यस सर। चलो, यहाँ पे भी सारे रिलेशनशिप्स वैसे ही हैं बच्चों। यहाँ पे भी एक माइनस आई ग्रुप चाहिए। छोटा पैर है तेरा। यस बच्चों, अपने आप को म्यूट कर देना है। अगर कुछ पूछना हो या फिर कुछ जवाब देना हो तो ये अनम्यूट करो। तो बच्चों देखो, ये जितना ज्यादा अल्कोक्साइड आयन स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगी अल्कोहल को। और इसकी स्टेबिलिटी किसके वजह से कम हो रही है? ये चार्ज की वजह से। अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं कम कर दूं तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ गई तो ज्यादातर वो इस स्टेट में रहना प्रेफर करेगा और H प्लस को फ्री छोड़ा रहेगा। जितना H प्लस फ्री रहेगा बच्चों उतना अच्छा एसिडिटी रहता है। तो अपने को H प्लस को फ्री रखने के लिए इसको स्टेबलाइज करना जरूरी है, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एसिडिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा। एक दो ही एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा बच्चों तुम लोग से मैं। पहला एग्जाम्पल, CH2OH यहाँ पे लगा देते हैं बच्चों। लेट्स से CH3 लगा देते हैं, CH3OH, और लगा देते हैं BrCH2OH। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सबसे कम एसिडिक कौन? सर सर सबसे ज्यादा सबसे थर्ड ज्यादा बी, वाला, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर सेकंड फर्स्ट। वाला फिर फर्स्ट वाला। थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट, यही बोल रहे हो तुम लोग? यस सर। यस, दिस इज द एब्सोल्यूट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बच्चों जो इसका रहेगा। इधर पे Br जो है विड्रॉइंग ग्रुप है, तो CH2 से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, CH2 इन टर्न ऑक्सीजन से विड्रॉ कर लेगा। तो फ्यूचर में अगर ये H प्लस निकल जाता है, आगे जाके H प्लस निकल जाता है, तो जो नेगेटिव चार्ज आती है वो CH ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज CH2 थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करके बैलेंस कर लेगा, और इस वजह से मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर आयंस की, अल्कोक्साइड आयन की, तो एसिडिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं CH3COO, जो COH नहीं, ये वाले में बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सर पहले सर सबसे फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट और फिर सेकंड। कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो ये इधर से विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। जबकि सेकंड में उतने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, उल्टा एक डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इथाइल मिथाइल ग्रुप CH2 को देगा, CH2 पूरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे देखो तो एक के बजाय दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा पहले वाले में तो स्टेबलाइज हो रहा था, सेकंड और थर्ड वाले में डिस्टेबलाइज हो रहा है। सेकंड वाले में डिस्टेबलाइजेशन कम है और थर्ड वाले में ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन है। इसके लिए सेकंड वाला कंपैरेटिवली स्टेबल माना जाएगा और थर्ड वाला कम स्टेबल माना जाएगा। जो सबसे ज्यादा कम स्टेबल सबसे कम एसिडिक, जो सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे ज्यादा एसिडिक। तो ये दो एग्जाम्पल से अपने को अल्कोहल भी समझ में आता है, बाकी का सब ट्रेंड सेम ही है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन पे आते हैं बच्चों। जिस तरह से मैं एसिडिटी बता पा रहा हूँ वैसे ही बेसिसिटी भी बता सकते हो तुम लोग। बेसिसिटी ऑफ, सर उसका उल्टा बोल रहा है ना।
हाँ उल्टा करना है अभी। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस हम लोग बता सकते हैं इससे। अमाइंस एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत बेसिक होते हैं बच्चों। पीएच पेपर से भी चेक करोगे तो इनकी बेसिसिटी पता चल जाती है। बेसिसिटी समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा बेस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने बेस का डेफिनेशन लिखा था। बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। याद आ रही है बात बच्चों सभी को? एक और डेफिनेशन है यस बच्चों सर। ये किसने डेफिनेशन दिया? एज पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी के हिसाब से, ठीक है। और लुइस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो ये एज पर लुइस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो लुइस एसिड बेस थ्योरी के हिसाब से बेस वो चीज होती है जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो डोनेट कर दे तो उसको बेस बोलेंगे। या फिर तुम लोग लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से बेस को डिफाइन कर सकते हैं एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अमाइन जो होते हैं बच्चों, क्या जनरल स्ट्रक्चर होता है अमाइन का? प्राइमरी अमाइन की अगर मैं बात करूं तो RnH2। नाइट्रोजन पे हर वक्त एक लोन पेयर होता है, ठीक है। न- अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा बच्चों? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। H+ में डाल दूं मैं तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बच्चों ये लोन पेयर डोनेट करके एक H+ एक्सेप्ट कर ले रहा है जिस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है। क्यों पॉजिटिव चार्ज बन रहा है? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पे प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है। अगर ये प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है इसके ऊपर तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा बच्चों, और टूट जाएगा और वापस से स्प्लिट हो जाएगा H+ में से और RnH2 में से। तो बच्चों इसको अगर अच्छा बेस बनना है, अगर तुम लोग चाहते हो कि ये एक अच्छा बेस रहे, तो तुम लोगों को क्या करना है? इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल मिल रहा है, इसका जो आयन बन रहा है H+ लेने के बाद, वो आयन का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीज रियलाइज कर रहे हो तुम लोग? यस। ठीक है, अगर वो स्टेबल नहीं है H+ लेने के बाद, तो H+ को थोड़ी देर के बाद छोड़ देगा। और क्योंकि H+ छोड़ दिया उसने तो अच्छा बेस नहीं है। क्योंकि बेस तो वो चीज होती है जो H+ मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। जब ये टूट जा रहा है तो कहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अमाइंस को अच्छी बेस बनाने के लिए इनका जो अल्काइल अमोनियम आयन बन रहा है, इसका नाम है अल्काइल अमोनियम आयन, इसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अल्काइल अमोनियम आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा बेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? स्टेबिलिटी पे। नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज पे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कम होने पे डिपेंड करती है। बेसिसिटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल अमोनियम आयन। और ये अल्काइल अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी कभी ज्यादा होगी बच्चों जब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, राइट? यस। यस सर। जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बेसिसिटी। तो भाई कौन कम करेगा पॉजिटिव चार्ज? डोनेटिंग ग्रुप की विड्रॉइंग ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप ना। ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब आएंगे नाइट्रोजन के पास तो इसको, इसकी पॉजिटिविटी को बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस कर लेंगे मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। कम हो गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिसिटी कौन बढ़ा देगा यहाँ पे? वहां पे एसिड के केस में विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते थे एसिडिटी। बेसिसिटी बढ़ाने के लिए कौन बढ़ा देगा बच्चों? प्लस आई ग्रुप। ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप मतलब कौन से ग्रुप होते हैं डोनेटिंग ग्रुप? प्लस आई ग्रुप्स बढ़ा देंगे। और माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे बच्चों? फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज कर देंगे बेसिसिटी।
ठीक है, तो चलो बच्चों, अगर मैं तुम लोग को ये लॉजिक समझ में आ गया तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम 1, जैसे कि मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है, लेट्स से एक है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना बच्चों, सभी को पता है ना? यस सर। तो बता सकते हो इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। थर्ड सेकंड फर्स्ट। यस, वेरी गुड। सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए थर्ड वाला, फिर होना चाहिए सेकंड वाला, और फिर होना चाहिए फर्स्ट वाला। ऐसा क्यों? जो लोग सोच रहे हैं क्यों भाई थर्ड क्यों सबसे ज्यादा बेसिक है, वो सुनो इसका एक्सप्लेनेशन। बच्चों, इधर पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, मतलब अपने से दूर लेके जाने का काम करते हैं। दूर मतलब ये अल्काइल ग्रुप ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये भी अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है अभी। बच्चों, ये लोन पेयर जब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दूसरे अल्काइल ग्रुप से, ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और नाइट्रोजन को भी मन करेगा अब अपना इलेक्ट्रॉन दे देने का। क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉन जाता है और फ्यूचर में इस पे H+ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो उसको संभालने के लिए 3 3 अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है ना। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस वजह से स्टेबल रहेगा नाइट्रोजन, क्योंकि 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखोगे तो कंपैरेटिवली एक कम है और इसमें सिर्फ एक ही डोनेटिंग ग्रुप है। तो किसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा अगर प्लस चार्ज डेवलप होता है नाइट्रोजन पे? तो किस पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा? थर्ड। थर्ड वाले। फिर होगा सेकंड वाले में, और सबसे कम स्टेबलाइजेशन होता है फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वन। तो ये कौन सा अमाइन है बच्चे? प्राइमरी अमाइन है क्या? ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शियरी अमाइन है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा अमाइन होता है बच्चों, बताओ? टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी। हाँ, और अगर अमोनिया की मैं बात करूँ तो क्या अमोनिया बेसिक होगा क्या? इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम होगा ना ये? क्यों कम? यस सर। यस सर, ये सबसे कम होगा। यस सर वो एसिडिक। एसिडिक नहीं यार, वो भी बेसिक ही है, लेकिन उसके पास स्टेबलाइजेशन करने के लिए कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ओके कम सर। बेसिक है, वो सबसे वीक बेस होगा अमंग ऑल टाइप ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों बेसिसिटी ऑर्डर, एंड दिस इज ट्रू द अबव ऑर्डर is true only in gaseous state। गैसियस स्टेट में ही सिर्फ ये ऑर्डर सही है बच्चों, लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं होता। लिक्विड स्टेट में क्यों नहीं होता? ये ऑर्डर क्यों बदल जाता है और ऑर्डर क्यों चेंज हो जाता है, ये ऑर्डर क्यों नहीं अप्लाई हो पाता, वो समझते हैं। समझे? लिक्विड स्टेट में क्या राइट ऑर्डर होता है और क्यों होता है, उसका रीजन समझे हम लोग? हाँ सर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। एंजो माइनस NH2 माइनस इज अ प्लस आई ग्रुप, बट NH2 पे माइनस चार्ज कहाँ पे है? आई कांट सी NH2 पे माइनस चार्ज। जब तू NH2 पे माइनस देगा तो वो प्लस आई ग्रुप होगा ना। दिस इज जस्ट प्लेन NH2। ओके सर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये ऊपर वाला जो ऑर्डर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए होता है, लेकिन अमाइन ज्यादातर लिक्विड स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में मिलते हैं। लिक्विड स्टेट मतलब, लिक्विड स्टेट सबको पता होगा लिक्विड स्टेट क्या होता है। एक्वस स्टेट का मतलब पानी में डिसॉल्व स्टेट में। अमाइंस आर लिटिल बिट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर को अपने तरफ बाइंड करने की एफिनिटी दिखाते हैं, और इस वजह से ज्यादातर अमाइन लिक्विड स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में मिलते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन इन एक्वस स्टेट डिस्कस करते हैं। एक्वस और लिक्विड स्टेट। ठीक है,
तो बच्चों एक्वस या फिर लिक्विड स्टेट में बेसिसिटी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। तुम लोग देख रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू मैंने बता दिया कि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है इसलिए ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा स्टेबल आयन बनाएगा इसके लिए ज्यादा बेसिक होगा। ये मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर किया। लेकिन जब तुम लोग अमाइन को पानी में डाल देते हो तो पानी के अंदर जाने के बाद अमाइन जो है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं डिपेंड करता, 3 इफेक्ट होते हैं बच्चों जो डिसाइड करते हैं उसकी बेसिसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर, फिर मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर, और फिर लिख देता हूँ मैं टर्शियरी अमाइन का स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों, तीनों अमाइन का स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पे। पानी के अंदर देखोगे तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा ही। इंडक्टिव इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा है बच्चों बताओ? टर्शियरी। कितने अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है? कितने अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है वहां पे टर्शियरी में? 3 अल्काइल। 3 अल्काइल ग्रुप का। तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर यहाँ पे लिख दूं 3 टर्शियरी में, चलेगा? यस सर। ठीक है, 3 फैक्टर से हो रहा है। सेकेंडरी अमाइन में कितना है? 2। प्राइमरी अमाइन में एक ही इंडक्टिव। ठीक है, तो ये चीज आती है बच्चों। दूसरा भी एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। पानी में जब तुम लोग डाल रहे हो तो पानी में जाएगा तो सॉल्वेट तो होगा ना। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग नमक को पानी में डाल देते हो NaCl, तो घुल जाता है पानी में, पूरी तरह से गायब हो जाता है कि नहीं? क्या होता है नमक का? Na+ में कन्वर्ट हो जाता होगा उसमें जाके Cl- में, ऐसे हो जाता है। और ये Na+Cl- आयन फिर जुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं जुड़ पाते बच्चों? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से घेर लेता है सोडियम आयन को, ऐसे। ऐसे घेर लेता है। इस फेनोमेना को बोलते हैं सॉल्वेशन। वाटर अगर सॉल्वेंट है तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हाइड्रेशन। वैसे क्लोरीन आयन को भी पॉजिटिव आयन घेर लेंगे वाटर के। देख रहे हो वाटर का पॉजिटिव आयन क्या होता है बच्चों? H+ होता है ना, H पे Δ+ चार्ज होगा, है कि नहीं? हेलो, सबको आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। यस सर। कुछ रिस्पॉन्ड करो, पता चले हो कि नहीं हो तुम लोग। ओके सर। यस। तो देख रहे हो क्लोरीन ट्रैप हो जा रहा है वाटर के घेरे में, और सोडियम भी ट्रैप हो जा रहा है वाटर के घेरे में, जिस वजह से क्या हो रहा है बच्चों? ये आयंस वापस जुड़ नहीं पा रहे, इसके लिए NaCl वापस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इस फेनोमेना को बोलते हैं सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन होता है जब कभी मॉलिक्यूल का तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने पे स्टेबलाइजेशन हो जाता है बच्चों। ऑल्सो तुम लोग देख रहे हो पॉजिटिव आयन को हाइड्रेट करने के लिए नेगेटिव आयन आ रहे हैं, तो नेगेटिव आयन उसको अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं, और शेयर करके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो यस सॉल्वेशन सर। से भी स्टेबलाइजेशन होता है। अब जिसमें ज्यादा सॉल्वेशन उसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन, जिसमें कम सॉल्वेशन उसमें कम स्टेबलाइजेशन। तो जरा मैं ये इरेज कर देता हूँ सो दैट मैं तुम लोग को अमोनिया का सॉल्वेशन एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अमोनिया में भी सॉल्वेशन होता है बच्चों। अमोनिया नहीं, अमाइंस में। प्राइमरी अमाइन देखोगे अगर तो क्या है स्ट्रक्चर प्राइमरी अमाइन का? RNH2। क्या मैं ऐसे लिख दूं बच्चों? RNH2 लिख दूं, चलेगा? यस सर। और ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन किसी एक हाइड्रोजन को डोनेट करके वापस से एक बॉन्ड बनाएगा। तो कितने यहाँ पे पोलर हाइड्रोजन जनरेट हो जा रहे हैं? ΔH+ ये, ΔH+ ये, ΔH+ ये। और ये नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना प्लस लोन पेयर डोनेट किया है इसके लिए प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस, सबको समझ में आया? यस सर। यार सर नहीं ये समझा। हाइड्रोजन प्लस कैसे हो गया? एक्चुअली एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है तुम लोगों का। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन से यस। हाइड्रोजन के पास? H+ के पास। पहले इस हाइड्रोजन पे कंप्लीट प्लस चार्ज था, लेकिन अब नाइट्रोजन ने थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शेयर कर दिया तो थोड़ा प्लस इसका बैलेंस हो जाएगा, और इसीलिए पार्शियल प्लस चार्ज रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? राइट सर। राइट। हाँ नाइट्रोजन सर पूरी सर। तरह से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसके साथ। पूरी तरह से दे देगा तब तो हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाएगा।
नाइट्रोजन ने सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया कि थोड़ा वो भी स्टेबल हो जाए। तो ये तो बाद में बॉन्ड बनेगा बच्चों, नाइट्रोजन जब अपनी बेसिसिटी दिखाने जाएगा तब तो ये बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर पानी में जैसे ही डालोगे तो पानी में H+ जो है वो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब कितने वाटर इसको हाइड्रेट कर सकते हैं बच्चों बताओ, कितना पॉजिटिव सेंटर है इसके पास, 1 2 3, तो कितने वाटर हाइड्रेट कर सकते हैं इसको? 3 तो कितना फैक्टर से हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे? 3 से। 3 वैसे ही अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूं तो 2 तो कितना होगा? 2 देखो 2 होगा, एक बार दिखा देता हूं तब बाकी के बच्चे भी जान जाएं कि कैसे 2 हो रहा है। डेल्टा H, क्योंकि 2 ही पोलर हाइड्रोजन है तो एक बार ये हाइड्रेट हो सकता है, एक बार ये हाइड्रेट हो सकता है। तो कितने फैक्टर से सॉल हाइड्रेट हो रहा है? 2। और टर्शियरी अमाइन में बच्चों कितने बार हाइड्रेशन होगा? सिर्फ एक बार हो पाएगा। एक बार। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सबसे ज्यादा था? टर्शियरी अमाइन, राइट। लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट में कौन सबसे ज्यादा है? कौन डोमिनेट? प्राइमरी अमाइन। और सॉल्वेशन से भी तो बेसिसिटी बढ़ जाती है ना, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो बच्चों प्राइमरी अमाइन में जो बेसिसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जा रही है, सिर्फ मैं अगर सॉल्वेशन फैक्टर को कंसीडर करूँ तो इसमें सिर्फ एक ही बार सॉल्वेशन हो रहा है। स्टेबलाइजेशन ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट में प्राइमरी अमाइन सबसे ज्यादा है। बच्चों एक और इफेक्ट होता है, लास्ट इफेक्ट, स्टीयरिक इफेक्ट। ठीक है, स्टीयरिक इफेक्ट वाइज अगर मैं देखूं तो स्टीयरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बल्की ग्रुप कितना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं टर्शियरी अमाइन जो है वो बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। सॉल्वेशन इफेक्ट सभी को समझ गया था ना? हाँ सर। चलो अब आते हैं स्टीयरिक इफेक्ट पे, थर्ड इफेक्ट स्टीयरिक सर सॉल्वेशन इफेक्ट बेसिसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन, जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा बेसिसिटी। क्या बात समझ में आ गई? यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो स्टीयरिक इफेक्ट पे आते हैं बच्चों। स्टीयरिक इफेक्ट जो होता है क्या चीज होती है समझते हैं। चलो बच्चों मान लेते हैं टर्शियरी अमाइन जो है वो 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों ये बल्की ग्रुप की वजह से, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप इसके लोन पेयर देने को एनकरेज कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं अल्काइल ग्रुप भाई तू अपना लोन पेयर दे दे, अगर तेरे पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम लोग स्टेबलाइज कर लेंगे। लेकिन बच्चों बताओ मेरे को क्या फायदा है ये लोन पेयर देने को एनकरेज करने, ये क्या फायदा है इस एनकरेजमेंट का जब कोई वहां पे एक्सेप्टर एटम पहुंच ही नहीं पा रहा है? बताओ, अगर एक्सेप्टर एटम वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या ये अपने लोन पेयर दे पाएगा क्या? नहीं सर। तो बच्चों स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, बल्की ग्रुप देख रहे हो 3 है, तो ये 3 बल्की ग्रुप एक जगह से तो अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं कि भाई तू इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन दूसरा जो एक्सेप्ट करने वाला आ रहा है उसको नहीं दे आने दे रहे हैं, घुसने ही नहीं दे रहे हैं उसको वहां पे। तो भाई नाइट्रोजन को एनकरेज करें इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन इनके स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से कोई एक्सेप्टर एटम वहां तक का पहुंच ही नहीं पा रहा है कि नाइट्रोजन जिसको अपना लोन पेयर दे सके। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो 3 अल्काइल ग्रुप होना ये थोड़ा दिक्कत की बात हो जाती है टर्शियरी अमाइन के लिए, क्योंकि टर्शियरी अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से स्टीयरिक हिंड्रेंस है, 3 स्टीयरिक हिंड्रेंस बच्चों, जबकि यहाँ पे थोड़ा कम है, सेकेंडरी अमाइन में तो काफी कम है इनफैक्ट, और प्राइमरी में तो और भी ज्यादा कम है। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस जो होता है, स्टीयरिक इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है। ज्यादा स्टीयरिक इफेक्ट, बेसिसिटी उतनी कम। तो बच्चों अगर तुम लोग देखोगे तो एक ही फैक्टर टर्शियरी अमाइन के फेवर में है, वो है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और 2 फैक्टर उसको नहीं फेवर में है, उसको बेसिसिटी कम है, इसको ये बता रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ये सिर्फ किस में हो रहा है? यस सर। एक्वस स्टेट में हो रहा है। प्राइमरी में देखोगे तो तुम लोग देखोगे इसमें
इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इंडक्टिव इफेक्ट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। सॉल्वेशन इफेक्ट से थोड़ा स्टेबलाइजेशन हो जाता है और स्टेरिक इफेक्ट कम है, जबकि सेकेंडरी अमाइन में सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट भी है, ज्यादा सॉल्वेशन भी है और स्टेरिक इफेक्ट भी उतना ज्यादा नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों बताओ? सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस की प्राइमरी फेवर सेकेंडरी होगा बच्चों की, सारी चीजें बैलेंस्ड है। इसमें इंडक्टिव ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा है, सॉल्वेशन ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ खास ज्यादा नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस इतना है कि अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से वो डोनेट कर सकता है, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा होता है। प्राइमरी क्यों कम हो गया? क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट विच इज वन ऑफ द मेन इफेक्ट बहुत कम है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइजेशन कम होने की वजह से बाद में नंबर आ जाता है प्राइमरी वाले का।